तो आपके ऊपर लोग भरोसा कैसे करें? क्योंकि नेता चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े वादे करता है, मगर उस पर खरा नहीं उतरता है। 5 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में क्षेत्र में जाते हैं, सिर्फ बस लीपापोती का काम शुरू कर देता है। तो क्या आप भी उसमें कि उसी तरीके से नेता निकलेंगे? मैं आपने एक बात कही कि टमाटर मारेगा, टमाटर मारने पर लोगों पर केस हो जाता है, क्योंकि पावर में रहता है तो विधायक ज़रूर पुलिस स्टेशन को बोल के केस हो जाता है। ऐसा चीज़ देखी गई है। आपने भी कहा कि मैं लोगों से मिलता हूँ, चुनने के बाद आप ये वादा करिए लोगों से कि आप वाकई में जाके अगर उनको कोई समस्या रहेगी तो मिलेंगे आप। अगर आप चुन के आते हैं तो आप किस तरीके से ये सब पूरे डेवलपमेंट को कितने समय में अंजाम देंगे? आपके ऊपर एक ऐसा आरोप भी लगता है कि आपने भी तो सीट के लिए पार्टी बदली कर दी है। बहुत करीबी माने जाते हैं अबू आसिम आज़मी जी के। मैंने उनका इंटरव्यू किया था शिवाजी नगर के कई मुद्दे को ऐसे लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी सुनती नहीं तो हम क्या करें। तो क्या आप भी उन्हीं की तरह इस तरीके से, अगर आपकी सरकार नहीं सुनेंगी तो आप जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक सीए एनआरसी के उसमें आंदोलनकारी करके आप उभर के सामने आए थे, तो उसी तरीके का आप आंदोलन करेंगे? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में चुनाव है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर है। उसमें से एक सीट है अणुशक्ति नगर की, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं पिछले 5 सालों से राज कर रहे हैं इस सीट पर नवाब मलिक, और जो उनकी बेटी है अभी उस सीट की दावेदार उनकी बेटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो उस सीट पर दूसरे उम्मीदवार हैं फ़हाद अहमद, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। फहद भाई, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है? क्योंकि बेहद मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लग रही है कि नहीं। देखिए, मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जो एक एप्लीकेशन भी लिखता है ना जब, तो पूरी तैयारी के साथ लिखता है। तो ये चुनाव है तो मैं तो इसको पूरी तैयारी के साथ लड़ रहा हूँ। मैं ना तो ये चुनाव सना मलिक जी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना ही मैं नवाब मलिक साहब के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरा ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव इसलिए है क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को तोड़ा है। इन्होंने हिंदू को मुसलमान से अलग किया है। इन्होंने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में करप्शन की वो प्रतिमा खड़ी कर दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी जो है गिर गई। इन्होंने बम्बई जैसे महिला सुरक्षित महाराष्ट्र, मेरी देश भर में महिला मित्र बोलती थी कि महाराष्ट्र और बम्बई जाते हैं तो सुरक्षित महसूस होता है। अब नहीं होता। आप एनसीआरबी का डेटा देखें। एनसीआरबी का डेटा लगातार ये दिखा रहा है कि क्राइम जो है बढ़ रहा है। एक बात और है कि लगातार इस बात को बोला जाता है और गुमराह किया जाता है कि हम तो सिर्फ अजीत पवार, बेसिकली अजीत पवार गुट एनसीपी नहीं, नकली एनसीपी से लड़ रहे हैं। आज का बयान है उनके एनसीपी के एक नेता ने मुसलमानों के बारे में बहुत गलत अपशब्द कहे। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यह है कि जब संविधान बचेगा तभी गरीब बचेगा और तभी जो है मुसलमान बचेगा। आज अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, पिछले 2.5 साल के अंदर कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर इतना से नहीं गिरा। जो देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग, उनके बराबर में मुख्यमंत्री कौन बन के बैठ गया? वही जिसको ये चक्की पिसवा रहे थे, उसके बाद उसको चॉकलेट खिलाने लगे। अब सवाल आता है शिवसेना का। तो मैं बीजेपी वालों से ये कहता हूँ अक्सर कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना था तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे साहब में क्या कमी थी? भाई वो युक्ति तो इसलिए टूटी थी ना क्योंकि उनको कहा कि 5 साल के 5 हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी, ये सब लोग सत्ता के लालची लोग हैं और ये बोल रहे हैं कटोगे तो बटोगे। मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं मुसलमान और हिंदू आपस में तो ये लोग सबको काट देंगे। तो इसलिए एकजुटता दिखानी है, सबको एक साथ चलना है और इन महाभ्रष्ट सरकार, खोखे वाली सरकार, धोखे वाली सरकार, इन सबको महाराष्ट्र की राजनीति से टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं अणुशक्ति नगर विधानसभा से, इस क्षेत्र के बारे में कितना क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ तैयारी की गई आपकी तरफ से, क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, मैं जिस दिन से बॉम्बे आया हूँ उस दिन से मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा में रहता हूँ, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यहाँ है। मैंने वहाँ से एमफिल किया, वहाँ से मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट, और भारी मतों से चुनाव जीता। वहाँ पर मैंने दलित और आदिवासियों की स्कॉलरशिप के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। 129 दिन मैं सड़कों पे सोया और अपनी एमफिल की डिग्री मैंने स्टेज से लेने के लिए मना कर दिया। ये सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, आप डालोगे अगर तो, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो मैं CNRC का आंदोलन, मुझे लगता है आप सब लोगों ने देखा कि पूरे, और पता है मैं क्यों ये बात महाराष्ट्र की जनता से बोल रहा हूँ, मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार होती है तो कैसे सही लोगों को बचाया जाता है। CNRC के आंदोलन में देश भर में जो भी मुख्य चेहरे थे वो आज सब जेल में हैं, मैं बचा हुआ हूँ।
क्यों बचा हुआ हूँ? क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा आंदोलन करना जनता का अधिकार है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और हम तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। क्यों? एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान। उनका नारा था हम तोड़ेंगे, हमारा नारा था हम जोड़ेंगे। अणुशक्ति नगर की अगर मैं मुद्दों की बात करूं, देखिए 10 साल साहब हमारे विधायक रहे, उसमें काफ़ी अरसे तक मंत्री रहे। आज भी भारत नगर में जो है वो पानी नहीं आता है। चीता कैंप में आज भी कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो 10 सालों के अंदर बन गया है। आज चीता कैंप की जो सड़क है, उस सड़क पे सुप्रियता सुले 3 बार उनका पैर में मोच आते आते बची। आज बच्चों के लिए कोई स्किल सेंटर नहीं है। 3 बड़ी 4 बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे, HPCL, BPCL, RCF। इनका जो प्रदूषण निकलता है उससे अणुशक्ति नगर के लोगों को बेसिकली फेफड़े खराब होते हैं। लेकिन जहाँ वहाँ नौकरियाँ निकलती हैं तो हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमने जो उनकी डिमांड है जिस तरह के स्किल्स की, वो डिमांड हम लोग पूरी नहीं करते हैं। कितने ही पैसे लगते हैं, हमारा ध्यान है टॉयलेट्स बनाने में, जहाँ कमीशन मिल जाता है वो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। कब्रिस्तान का जो काम निकला था उसमें जो भ्रष्ट, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इंसान को अब मरने का डर भी ख़त्म हो गया है। अगर कब्रिस्तान में जो व्यक्ति करप्शन कर लेता है, इसका मतलब कि उसका डर खत्म हो गया है। और पता है नवाब भाई, ऐसा है कि जब इंसान को बहुत घमंडी हो जाता है तो फिर उसको सच नहीं दिख पाता। नवाब भाई जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछला चुनाव नवाब भाई लड़े 2019 का कि काते ना आ जाए, काते ना आ जाए, मुझे वोट दे दो। 19 के चुनाव में काते ना आ जाए। आज वो और काते अलायंस में हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का फोटो छुपा के अलायंस में। मगर वो तो लड़ ही रहे हैं ना, खाते भी सामने। एक खाते लड़ रहे हैं तो ये बोल दें। देखिए आप टेक्निकलिटी समझिए। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि सना मलिक जी चुनाव जीत जाती हैं, वो असेंबली में जाती हैं, इनकी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, कोई एक बिल आता है मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या वो उसके विरोध में वोट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। मैं उसकी टेक्निकलिटी बताता हूँ क्या है। पार्टी एक विप जारी करती है, WHIP विप। विप का मतलब ये होता है कि अगर आपने उस विप के खिलाफ वोट किया तो आपकी सदस्यता रद्द। जो लोग बीजेपी में जाके चुनाव लड़ने को तैयार हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, क्या वो चुनाव जीतने के बाद किसी भी कीमत पे और किसी भी तरह से विप का जो है विरोध कर पाएंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के में अलायंस में, ठीक है अलायंस में, मगर साफ तौर पे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम इनके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं करेंगे, हम इनको कोई सपोर्ट नहीं देंगे, चाहे वो अणुशक्ति नगर की सीट हो या फिर शिवाजी नगर की सीट हो। तो क्या लगता है आपको, ऐसा किस लिए किया जा रहा है? देखिए आप ये सोचिए कि मुझे बुरा लगता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि नवाब भाई को जिन्होंने जेल भेजा, उनके परिवार को जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा, आज वो उन्हीं के अलायंस में है। अरे क्या ज़रूरत है यार राजनीति की? 5 साल बैठ जाते घर पे। आपकी बेल तो हो ही गई थी क्योंकि आपने उनका समर्थन किया। और वो ये बोलते हैं लोगों से कि मेरी मजबूरी है कि वरना मुझे दोबारा जेल में डाल देंगे। तो भाई आपकी मजबूरी है, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। जनता की तो कोई मजबूरी नहीं है। हम कैसे चुन लें उन लोगों को जो इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जनता फैसला लेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, राजशाही पे बिलीव नहीं करता। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी राजा बनता है। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत है। तो यहाँ पर एक सबसे अहम मुद्दा पड़ता है माहौल गाँव का। वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कई लोग, जो प्रदूषण है वहाँ का BPCL HPCL के, उससे वहाँ पर कैसे बॉयलर भी फटते हैं। मैंने उस चीज़ को भी कवर किया। उस चीज़ से जो समस्या आपके उसमें रोड प्लान में जो रोड मैप है आपका, तो उसमें क्या कुछ इस बारे में? देखिए मैं सच बताऊं तो मेरे पास क्रेडिबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता हूं कभी भी जो मैं पूरी ना कर सकूं। वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और अगर आपने सोशल वर्क पढ़ा हो तो प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को। ये एक लंबी लड़ाई है मेरे लिए। वो लड़ाई को जिस दिन मैं जीत के आऊँगा उससे पहले ही मैंने उसको चालू कर दिया, उसकी टेक्निकलिटीज़ को स्टडीज़ कराऊँ। मैं वो नेता नहीं हूँ भाई कि आप आया कोई भी जस्ट अ मिनट, मैं वो नेता नहीं हूँ जो कोई भी एप्लीकेशन लेके आया और सीधे अफसर के पास चला गया। नहीं, मैं उसकी स्टडी करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये काम कैसा होगा, इसका स्वॉट एनालिसिस करता हूँ, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या टाइमलाइन है, उसके बाद मैं लेता हूँ। महल गांव का मुद्दा इतना गंभीर है। मेरी नेता मैंने जो है मेधा पाटकर जी के साथ काम किया है। मेधा पाटकर जी अब राजनीति में नहीं है और महल गांव की लड़ाई जो है, मेरे पास आज भी वो फोटोज़ और पिक्चर हैं जब महल गांव में आंदोलन हो रहा था। मेधा ताई का घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन कर रहा था। फहद उस धरने में भी गया था। ये गंभीर मुद्दा है, ये इसको हमें प्रायोरिटाइज़ करके इसकी लड़ाई लड़नी है। अगर आज मैं आपको बोलूं
कि 6 महीने में मैं करा दूंगा, तो आप सुन के चले जाएंगे, लेकिन वो झूठ होगा, वो झूठ होगा। और फहद झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए हमारी रिसर्च टीम उस पर काम कर रही है। देखिए मैं रिसर्चर हूँ, पीएचडी किया है मैंने, तो मैं कोई भी चीज़ अपने मन में सोच लिया और वो कर दिया नहीं करता हूँ, मैं डेटा पे बिलीव करता हूँ। रिसर्च टीम हमारी उस पर काम कर रही है। आप भी चाहो तो आप ऊपर जाके देखो, एक पूरा वॉर रूम है जिसमें रिसर्च टीम बैठती है। रिसर्च टीम हर इशूज़ पे मुझे प्लान ऑफ एक्शन देती है कि ये मुद्दा, जो भी लोग मुद्दे लेके आते हैं ये हमें ऐसे करना है, और हम उनको लिखित में जवाब देते हैं कि देखिए इस मुद्दे का हल ऐसे होगा, these would be the technicalities. So yeah, I mean we are very prepared and I'm very happy that I got this opportunity. और मैं लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा चाणक्य जो है राजनीति का, वो शरद पवार साहब हैं। अगर शरद पवार साहब ने फहद पे भरोसा किया है तो उसका कोई कारण होगा। आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं सिर्फ इसलिए वोट नहीं मांगूंगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट कर दो, मैं इसलिए वोट मांगूंगा क्योंकि मुझे लगता है मैं बेहतर उम्मीदवार हूँ और लोगों के लिए काम करूँगा। आपके ऊपर एक ऐसा आरोप भी लगता है कि आपने भी तो सीट के लिए पार्टी बदली कर दिया, हालांकि महाविकास अघाड़ी के अलायंस में ही है पार्टी, मगर ऐसा होता है। अभी आप क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति भी बहुत अच्छे से देखता हूँ। आप इलाहाबाद की सीट देखिए, इलाहाबाद का एक सीट है, वहाँ पर सिंबल कांग्रेस का था लेकिन कैंडिडेट समाजवादी का था। राजनीतिक लड़ाई, देखिए मेरा टिकट इस बात को दर्शाता है कि महाविकास अघाड़ी के लिए ना व्यक्ति महत्व रखता है, ना सिंबल महत्व रखता है, ना पार्टी महत्व रखती है। महत्व ये रखता है कि इन गद्दारों से अपने महाराष्ट्र को कैसे वापस लेके आऊँ। मेरी लीडरशिप से ने बात की, आज भी अगर आप देखें अखिलेश यादव जी का मुझे पूरा समर्थन है, अबू आसिम आज़मी साहब का मेरा पूरा समर्थन है। अबू आसिम साहब ने तो मीडिया के सामने भी इस चीज़ को बोला था कि अगर शरद पवार साहब कहेंगे कि फहद को उधर से लड़ाना है एनसीपी के सिंबल पे, तो मैं चलता। और देखिए समाजवादी पार्टी और एनसीपी जो असली एनसीपी है उनकी विचारधारा सेम है। वो लोग सोशलिस्ट, हम दोनों पार्टियां सोशलिस्ट हैं, दोनों पार्टियां जो हैं के नेता जो है दोनों डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। ये भी एक मतलब कोइंसिडेंस की बात है। और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसा ये परिवार है वैसा वो परिवार है, और विचारधारा सेम है, और हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। फहद भाई, अभी मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, वहाँ पर सिर्फ लोगों के दिल में एक सवाल था कि हम नेता के ऊपर भरोसा कैसे करें, तो आपके ऊपर लोग भरोसा कैसे करें? क्योंकि नेता चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े वादे करता है, मगर उस पर खरा नहीं उतरता है। 5 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में क्षेत्र में जाते हैं, सिर्फ बस लिपापोती का काम शुरू कर देता है। तो क्या आप भी उसमें कि उसी तरीके से नेता निकलेंगे? अगर आप चुन के आते हैं तो आप किस तरीके से ये सब पूरे डेवलपमेंट को कितने समय में अंजाम देंगे? देखिए बहुत ही गंभीर सवाल है आपका, और इस सवाल को लेके मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा के घर घर जा रहा हूँ। दिक्कत क्या है, हम लोग बड़े ही फॉरगिविंग लोग हैं, इस देश की जनता बड़ी फॉरगिविंग लोग हैं। एक आदमी को बार बार वोट दे के चुनती रहती है, वो काम नहीं करता है। मैं अभी 32 का हूँ, और अगर मुझे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी तो कम से कम 65 तक राजनीति करूँगा। और एक बार अगर मुझे मौका मिल गया, अगर मेरे अंदर थोड़ी भी समझ है, तो अपनी जनता को साथ लेके चलूँगा। और मेरा ये पैशन है, लोगों से मिलना मेरा पैशन है। अगर सबसे बड़ी क्वालिटी मेरी अगर कोई है तो वो एक्सेसिबल आमदार की है। आप मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे ना, मेरा भाई बीच में होगा ना मेरी बेटी बीच में होगी। देखिए अभी तो मैं आपको कुछ भी बोलूँ तो वो साबित नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ भी बोल दूँ मैं ये साबित नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं छात्र राजनीति से आता हूँ। आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से आता हूँ। तो हम लोग पहले भी यही कर रहे थे जो आप कर रहे हैं। बस ये है कि आप चुनाव जीत के हमारे कलम में ताकत आ जाएगी, उस कलम की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो आप भरोसा रखिए, मैं आपको संतुष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने एक बहुत अच्छे पत्रकार होने का सबूत दिया है ये सवाल पूछ के। तो मैं यही कहूँगा जनता से कि जो लोग भी, और मैं एक बात बोलता हूँ अक्सर जिसकी दहलीज पे जाता हूँ, देखिए आज आपने पानी पिलाया है, अगर आपके काम ना करूँ तो अगली बार टमाटर मारना। तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा आपको ये सीखना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत है तो इस उंगली की है जो आप वोट डालने जाते हैं। कोई नहीं होता है वहाँ पे। अगर आपको लगता है मैंने काम नहीं किया, आप मुझे वोट मत दीजिए, और अपने घर की दहलीज पे मत चढ़ाइए। जिन नेताओं ने जनता को फॉर ग्रांटेड लिया है, उन नेताओं ने इस देश को कमज़ोर किया है। जिन नेताओं ने जनता का महत्व नहीं समझा है, उन नेताओं ने हमारे प्रदेश को और हमारे देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर किया है। आपने एक बात की, मेरे 2 सवाल रहे इसमें। आपने एक बात कही कि टमाटर मारेगा, टमाटर मारने पर लोगों पे केस हो जाता है, क्योंकि पावर में रहता है तो विधायक ज़रूर
पुलिस स्टेशन को बोल के केस हो जाता है, ऐसा चीज़ देखी गई है। और दूसरा सवाल एक ये है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि मैं लोगों से मिलता हूँ, चुनने के बाद आप ये वादा करिए लोगों से कि आप वाकई में जाके अगर उनको कोई समस्या रहे तो मिलेंगे आप, देखिए, कार्यकर्ता को नहीं भेजेंगे। सबसे पहली बात, टमाटर मारने से केस होता हो ना होता हो, लेकिन एक तो टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो लोगों ने कहा हम टमाटर तो नहीं मार सकते, तो मैंने कहा छोटी वाली गुट्टी मारिएगा ताकि खून ना निकले। देखिए, राजनीति में मैं आज आपको कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर आप मेरे पर भरोसा करना चाहते हैं तो आज फहाद आपके चैनल पे ये वादा करता है, उसका कारण है। देखिए, मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरा दिल नरम रहे, क्योंकि जिन लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं वो उनके अंदर घमंड आ जाता है। मैंने कभी अपने लिए टिकट की दुआ नहीं की। मैंने हमेशा जब भी दुआ मांगी, मैंने यही दुआ मांगी कि अल्लाह अगर मैं अपने इलाके की बेहतरी कर सकता हूँ, मैं गलत को गलत कह सकता हूँ, तो अल्लाह मेरी मदद करना। और अल्लाह ने मेरी मदद की। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि फहाद ऐसा ही रहने वाला है। लोग पहले कहते थे अरे सौरभ भास्कर से शादी हो जाएगी तो बदल जाएगा। इन्होंने देखा होगा मुझे, मैं पैदल घूमता था, क्योंकि आपके जो अभी कैमरामैन हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और लोगों ने देखा, लोगों ने कहा यार ये तो बदला ही नहीं। उससे पहले जब CNRC में फेम मिल गई तो लोगों ने कहा बदल जाएगा। तो फहाद वही है जो फहाद आज से 6 साल 7 साल पहले था, और फहाद आने वाले 30 सालों में भी वही रहेगा जो फहाद आज है। यानी आप लोगों से जाके मिलेंगे, उनकी जो भी समस्या रहेगी उस पर आप मतलब खड़े रहेंगे, उनसे बात करेंगे, डटे रहेंगे उनके साथ में जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मैं जनता के समस्या का समाधान नहीं कर रहा हूँ तो काम क्या करूँगा? मतलब फिर मैं करूँगा क्या? पैसा कमाऊँगा क्या? पैसे का शौक नहीं है मुझे, मेरा पैशन राजनीति है। अगर मैं जनता के बीच में जनता की समस्या का समाधान नहीं करूँगा तो फिर मैं नेता क्यों बन रहा हूँ? चुनावी राजनीति क्यों कर रहा हूँ? ये मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, और मैं आपको साबित करूँगा। अब से 1 साल बाद जनता के बीच में आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। आज क्या तारीख है? 1 नवंबर। 1 नवंबर 2025 को हम लोग बैठेंगे और आप फिर जनता से पूछिएगा क्या ये वही फहाद है जो 1 नवंबर 2024 को था। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बहुत करीबी माने जाते हैं अबू आसिम आज़मी जी के। मैंने उनका इंटरव्यू किया था शिवाजी नगर के कई मुद्दे को ऐसे लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी सुनती नहीं तो हम क्या करें। तो क्या आप भी उन्हीं की तरह इस तरीके से, अगर आपकी सरकार नहीं सुनेंगी तो आप जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक CA NRC के उसमें आंदोलनकारी करके आप उभर के सामने आए थे, तो उसी तरीके का आप आंदोलन करेंगे? नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ राम मनोहर लोहिया जी जो इस देश के सबसे बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, वो ये कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाता है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ आंदोलन करो। आंदोलन कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारे समाज को बेहतर बनाता है, समाज में क्वेश्चंस खड़े करता है। मुझे लगता है कि मैंने, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैंने अपना मास्टर्स सोशल वर्क में किया है, MPhil सोशल वर्क में किया है, और PhD भी सोशल वर्क में किया है। सोशल वर्क में ये पढ़ाया जाता है कि समाज की समस्याओं का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे समाधान किया जाए। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। भारत नगर में सीढ़ियाँ नहीं थी, टूटी हुई सीढ़ियाँ थी। तो एक दिन मैं गया, वहाँ एक प्रेग्नेंट वुमेन चढ़ रही थी, और मेरी पत्नी भी मेरी जो वाइफ है अहलिया हैं, वो भी कुछ दिन पहले जो है प्रेग्नेंट थी। तो मुझे याद है वो बड़ा ही टेरर सा वक्त होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने उनको देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अधिकारियों के पास गया, मैंने अधिकारियों को, सब लोगों को लेके गया, मैंने अधिकारियों को कन्विंस किया, और अधिकारियों को लगा कि यार ये बड़ा ही सही सवाल कर रहा है। 3 दिन के अंदर अधिकारियों ने उसमें काम चालू कराया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अभी जाइए भारत नगर में जाके लोगों से पूछिए कि ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये किसने बनवाई है। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लोगों ने कहा ये तो नगर सेवक भी नहीं है, ये तो विधायक भी नहीं है। तो मैंने कहा आप नगर सेवक हैं, आप विधायक हैं, आप बनवा देते यार, मैं थोड़ी बनाने का मौका मिलता। तो आपके भाई को काम निकालना आता है, आपके फहाद को ये आता है कि टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, उस पर जो कमेंट्स आते हैं, जो फॉलोअप्स होते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। मैं PhD हूँ इन सारी चीज़ों पे। तो मैं आपसे इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं लोगों के लिए बीच में रहूँगा। और देखिए, उस दिन जो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करने की साजिश रची गई, मीडिया में जो खबरें चलाई गई, उस दिन जब मैंने अपने हिंदू और मुसलमान बहनों को, भाइयों को रोते हुए देखा, उस दिन मैंने ये तय किया, ये राजनीतिक बयान लगेगा लेकिन मैंने उस दिन रोते हुए ये तय किया कि इस खून, मेरे जिस्म में एक एक खून का जो कतरा है वो मैं अपने इलाके के लिए बेहतरी के लिए लगाऊंगा, जिस भी रूप में लगाऊं। और साल भर में आप कहीं ना कहीं बदलाव दिखाएंगे जरूर। देखिए, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक शब्द होता है
प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को। कुछ काम ऐसे होते हैं वो 3 दिन में होते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो 3 साल में होते हैं। मेरा ये रहेगा कि मैं 5 साल का एक रोड मैप जनता के बीच में लेके जाऊंगा, उनसे अप्रूव कराऊंगा कि 5 साल के अंदर हम ये चीज़ें अचीव करेंगे। अगर 5 साल में सारे मुद्दे हल होने के होंगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगला चुनाव मैं घर बैठ के लड़ूंगा। मैं क्यों जो है बार बार जो है जनता को परेशान करूंगा, वो जो है काम धंधे में है, लोगों को मीटिंग्स में बुलाना ये वो। अगर 5 साल में सारे मुद्दे हल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे नए नए उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज बढ़ रहा होता है उसमें नए नए मुद्दे उत्पन्न होते हैं। सो बेसिकली पॉलिटिक्स इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये थे फहद भाई, जिन्होंने साफ तौर पे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अब देखना ये रहेगा अगर ये चुन के आते हैं तो वाकई में क्या ये जनता के बीच में रहते हैं या और नेताओं की तरह अपने बंगलों में रहते हैं। ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।